हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कॉप आईएएस। दोस्तों, इथिक्स की सीरीज़ के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, और उसके अंदर छोटा सा टॉपिक बचा था हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या काम होता है। ठीक है, तो काफ़ी नॉर्मल सा टॉपिक था। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस आपको पता हो तो उसके बारे में आप लिख सकते हो कहाँ पे क्या ज़रूरत है, तो उसके बारे में देखने वाले हैं इस टाइम। यहाँ पे आपको चार्ट के अंदर दिख रहा होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस 90% जो हमारे टॉप परफॉर्मर होते हैं उनके पास हाई IEQ होता है, उनका इमोशनल कोसेंट काफ़ी हाई होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंस जो IQ होगा उनका वो लो होगा। IQ भी उनका हाई होगा और EQ भी उनका हाई होगा, बट ये बोल रहे कि EQ तो उनका हाई, IQ तो हाई होता ही होता है, लेकिन EQ भी उनका काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, 58% यहाँ पे बोला गया कि ये 58% जो है आपकी जॉब की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है हमारे EQ के ऊपर। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये नहीं कि IQ इंपॉर्टेंट नहीं है, IQ तो मैटर कर ही रहा है, लेकिन आप एक बार जॉब के अंदर एंटर हो जाते हो उसके बाद किस तरीके से आप अपनी लीडरशिप स्किल निखारते हो, लोगों के साथ में वर्क करते हो, सोशल इंटरेक्शन करते हो, अपनी जो सुपीरियर्स होंगे उनके साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करके रखते हो, उनकी वजह से आपकी जॉब की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। ठीक है, और यहाँ पे US की स्टडी बता रहे हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 29,000 हमारे इतने डॉलर एनुअली जो हैं, जो जिन पीपल का EQ जो है ज़्यादा होता है वो पीपल लो EQ वाले पर्सन से इतना ज़्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और गवर्नेंस के अंदर। गवर्नेंस क्या होती है, शासन क्या होता है। शासन हमने देख लिया है, शासन होती है एक पूरी व्यवस्था जिसके अंदर सभी लोग शामिल होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, पीपल की बेसिक नीड है। ठीक है, बेनिफिशरी है, मतलब कुछ लोग हैं जिनकी कुछ नीड होती है, उसको पूरा करने के लिए बीच में कोई अथॉरिटी आती है। अथॉरिटी के अंदर कुछ वहाँ पे पॉलिसी, अथॉरिटी क्या करेगी, पॉलिसी बनाएगी उनके लिए। तो एक अथॉरिटी यहाँ पे पॉलिसी बनाने का काम कर देगी। जैसे मान लो पार्लियामेंट काम कर रही है पॉलिसी बनाने का, पार्लियामेंट पॉलिसी बनाएगी, उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास में एग्जीक्यूटिव आ रहे हैं। एग्जीक्यूटिव भी कुछ पॉलिसी बना देते हैं या लॉ बना देते हैं, जैसे ऑर्डिनेंस हो गया। उसके बाद हमारे पास में हमारी ब्यूरोक्रेसी वगैरह आएगी, अदर हमारे सिविल सोसाइटी के पिलर आएंगे, वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस जिसके अंदर पूरे सिटीजन और गवर्नमेंट एंगेज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, उसको बोलते हैं गवर्नेंस। और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि जो आपने रूल वगैरह बना दिए उनको अप्लाई करने के लिए जो मशीनरी है, जैसे आपकी ब्यूरोक्रेसी वगैरह। ठीक है, सिविल सर्वेंट जो आप बनने जा रहे हो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाएंगे। अगर ब्रॉड वे में एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को यही नहीं बोल सकते सिर्फ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखी है। तो डिस्ट्रिक्ट की जो शासन व्यवस्था है, जो शासन का प्रबंध है, वो किया जा रहा है मान लो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, वो एक डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंडर आ रही है। अब इसको यहाँ पे अलग अलग टूल दे के रखे हों, जैसे पुलिसिंग इसके अंतर्गत दे के रखी हुई, यहाँ पे जुडिशरी वगैरह दे के रखी है, ताकि पूरी डिस्ट्रिक्ट को संभाला जा सके। अब यहाँ पे ऊपर से लॉ बन के आ जाएगा। गवर्नेंस के अंदर तो पूरी प्रोसेस है, लॉ भी बनेगा आपका, उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे, लोगों का रिस्पांस भी होगा, लोगों की पार्टिसिपेशन होगी, लोग यहाँ पे रिस्पांस देके फिर से लॉ बनेगा। ऊपर से लॉ आ गया टैक्सेशन का, कि आपको बता दिया इतना टैक्स आपने लेके रखना है। अब इनका काम सिर्फ उसको एनफोर्स करना है। तो ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मशीनरी बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये फोर्स करने वाले हैं। अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ पे कोई रूल वगैरह बना रहा है, ये भी खुद रूल बना सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रूल बनाने वाले भी आ जाते हैं और जो इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो भी उसके अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बेसिकली यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो लोगों को, जिसके अंडर, जिसके एक्शन से लोग प्रभावित होते हैं। जैसे अगर मान लो आप किसी पुलिस स्टेशन में SP हो, DSP हो, या आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लगते हो, तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो उस एरिया के। आपके अंतर्गत आपके एक्शन से लोगों को प्रभाव पड़ता है, आपके अंतर्गत लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, आप अकेले नहीं हो, किसी हायरार्की के अंदर आप हो जहाँ पे आपके सबऑर्डिनेट में लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में। और गवर्नेंस के अंदर पूरी प्रोसेस आ रही है, जिसके अंदर हमारा पूरा पीपल को इंक्लूड करके पूरा हमारा रिलेशन आ रहा है, जो कि हमने गवर्नेंस वाले टॉपिक में देखा था। तो शासन प्रबंध के अंदर और शासन व्यवस्था के अंदर पूछा गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या महत्व है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ पे काम आती है, जहाँ पे लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसा हमें पता है लॉ बनाने वाले कौन है, लोग हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले कौन है, लोग हैं, उस किसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो भी उसके अंतर्गत लोग आते हैं। ठीक है, तो अब इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या इसमें रोल आता है। अ गवर्नमेंट इज लाइक ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ पीपल वर्किंग विद पीपल टू सर्व अदर पीपल फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पीपल। तो सिर्फ पीपल पीपल एंड पीपल की बात हो रही है, क्योंकि पीपल ही वर्क कर रहे हैं, पीपल के लिए ही वर्क कर रहे हैं वो। ठीक है,
तो ये पीपल फोकस्ड होती है, पीपल के द्वारा ही ड्राइव की जाती है, पीपल के ऊपर ही फोकस है, पीपल के द्वारा ही चलाई जा रही है गवर्नमेंट। तो जहाँ पे लोग होंगे वहाँ पे इमोशन भी होंगे, अगर इमोशन होंगे तो उनको ट्रिगर करने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे कैटालिस्ट भी होंगे। कि आप कोई बात बोलोगे, अगर आप कहीं पे रूल कर रहे हो, आप कोई लॉ बनाते हो, वहाँ पे किसी के सेंटीमेंट उससे हर्ट होते हैं तो नेगेटिव इमोशन वहाँ पे पनपेगा। किसी के लिए आप अच्छा कर देते हो तो वहाँ पे पॉजिटिव इमोशन बनेगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस मैनेज करने की ज़रूरत हमें हर उस स्थान पे होती है जहाँ पे पीपल इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले पॉलिसी लेवल के ऊपर देखते हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन के अंदर हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आता है इमोशनल इंटेलिजेंस इन पॉलिसी फॉर्मेशन। जैसे आपने नीति कोई निर्धारण करना है उसका, जैसे एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट केयर के लिए आपने कोई नीति बनानी है, स्वच्छ भारत अभियान बनाया, क्लीन गंगा अभियान चला दिया, तो इसमें आपको क्या इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या ज़रूरत पड़ रही है। तो आपको देखना पड़ेगा एक्चुअल के अंदर कि जनता, जो आपकी जनता है, किस चीज़ से इमोशनली अटैच है। जैसे अगर इससे हट के थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेंगे, हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट हैं उनके अंदर में काउ प्रोटेक्शन की बात की गई है, ठीक है। तो या एनिमल हस्बेंड्री की इंप्रूवमेंट की बात की गई है, कॉ स्लॉटर के बारे में बातें की गई हैं। तो वो एक्चुअल में क्यों बोला गया। अब उसके अंदर में काउ की बात की गई, किसी और एनिमल की बात क्यों नहीं की गई। तो एक्चुअल में वो यहाँ पे इमोशन की बात देख रहे थे कि इमोशन, हमारे पीपल के अगर इमोशन अटैच हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ से, तो हम उसको जो है, इसको आप प्रेजेंट से मत अटैच कर देना काउ प्रोटेक्शन से, ये फिर नेगेटिव सेंस में बन जाएगा, बट हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देख रहे हैं इसका। तो लोग वहाँ पे देखा गया कि पीपल का इमोशन अटैच है किसी चीज़ से, ठीक है। ये इमोशन हो सकता है इंडिया के अंदर अटैच हो, यूएस के अंदर कोई इमोशन अटैच ना हो, लेकिन हम अपने देश की पॉलिसी की बात करेंगे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि लोगों के इमोशन अटैच हैं, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी, अपने लॉ उस तरीके से गवर्न किए वहाँ पे। जब हम बात करेंगे कंट्री को, अगर आपने स्वच्छ भारत अभियान अप्लाई करना है तो आपको स्वच्छ भारत अभियान में अगर आउटकम चाहिए आपको, और पॉलिसी के अंदर आपने सिर्फ यहाँ पे बता दिया कि आपको इतना फाइन पड़ेगा, आपको इसके इतने नेगेटिव कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, आपको जेल के अंदर लेके जाएंगे, तो आपकी पॉलिसी कैसे सक्सेस हो सकती है। वहाँ पे आपको पता है कि लोगों की जो थॉट्स हैं, आपको मतलब उनके साथ जिस तरीके से इमोशनल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, अपने इमोशन को समझना, दूसरे के इमोशन को समझना, फिर उनको मैनेज करना। तो आपने लोगों को समझना है कि एक्चुअल में क्यों ऐसा किया जा रहा है। जब टॉयलेट निर्माण की बात की जा रही है तो वहाँ पे क्यों ज़रूरत पड़ रही है उनको, आपको अंडरस्टैंड करना है पीपल को। फिर आपको देखना उनका व्यू पॉइंट कि वो एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं, फिर उनके व्यू पॉइंट के अनुसार आप पॉलिसी बनाओगे। अपने हिसाब से बना दोगे तो हो सकता है वो काम करे ना करे। जैसे आपने पनिशमेंट रख दी, सबके लिए पनिशमेंट कर दी, तो जब तक पनिशमेंट है तब तक लोग करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन आपको पता है कि लोगों को परसुएट करना पड़ेगा। सेलिब्रिटी का यहाँ पे आप सहारा लोगे, ठीक है। जो लोग जैसे एमपी एमएलए, उनका सहारा लिया जाएगा, वो उसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आपको समझ आ रहा है कि लोगों की परसेप्शन को कैसे चेंज किया जा सकता है। आप उनसे सहानुभूति रखोगे, आप ये नहीं सोचोगे कि ये गलत कर रहे हैं, आप ये ठीक है वो गलत कर रहे हैं, बट उसका मतलब ये नहीं कि ये पीपल गलत हैं। उनसे नेगेटिव तरीके से भावनाएं जोड़ के आप वहाँ पे पॉलिसी बना दोगे कि उनको तो जेल के अंदर डाल देना चाहिए। आप उनको समझोगे कि एक्चुअल में ऐसा क्यों किया जा रहा है, अगर इनके द्वारा गलत किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है गलत, उसको सुधारने के लिए फिर आप उसी तरीके से पॉलिसी बनाओगे जो कि उनके इमोशन के लिए सेंसिटिव तरीके से आपने सोचा होगा, पूरे लोगों के बारे में सोचा होगा। वैसे ही एनवायरनमेंट के बारे में आप सोचोगे। कुछ लोगों की अगर एनवायरनमेंट के लिए मतलब वो एंशिएंट रूप से किन्हीं पेड़ों वगैरह की पूजा करते हैं, जैसे चिपको मूवमेंट होती है हमारे 17th सेंचुरी के अंदर, फिर 1970-80 के अंदर होती है उत्तराखंड के अंदर। तो अगर उस टाइप के सेंटीमेंट किसी के अटैच हैं एनवायरनमेंट के साथ में, तो पॉलिसी बनाते टाइम उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। या हमें जर्नल सेंस के अंदर भी एनवायरनमेंट की केयर करनी चाहिए। उससे अगर नुकसान किसी को हो रहा है तो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर ट्राइबल वगैरह पॉपुलेशन है, वहाँ पे आपने टाइगर को सेव करने के लिए कोई पॉलिसी बनानी है, तो आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे दोनों के राइट्स के बारे में देखोगे। पीपल की जो इमोशनल अटैचमेंट होगी पर्टिकुलर लैंड से, वो चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी वहाँ पर, और उस हिसाब से आप पॉलिसी बनाओगे ताकि वो भी नाखुश ना हो। सेम चीज़ें हमारे गंगा अभियान की बात करेंगे, वहाँ भी सेम पॉलिसी आप अपनाओगे। उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि लोगों की ज़रूरतें कितने डिपेंड करते हैं वो उसके ऊपर। और अगर आपने पॉलिसी बनानी है तो अगर लोग गंगा को माता की तरह पूजते हैं तो आप उसका सहारा ले सकते हो अपनी पॉलिसी के अंदर, उनके इमोशन का यूज़ करके, पीपल के इमोशन का यूज़ करके आप गंगा की क्लीनिंग के लिए उनको आगे लेके आ सकते हो। क्योंकि वहाँ से इतना ज़्यादा अगर गंगा जल वगैरह लेके जाते हैं घरों के अंदर लोग, तो फिर उनको इमोशनल तरीके से बताया जा सकता है कि गंगा की महत्व के बारे में उनको सिखाया जा सकता है। तो ऐसी वाली पॉलिसी बनाएंगे वो ज़्यादा काम करेगी। आप बोल दोगे कि वहाँ पे जितनी लेदर इंडस्ट्री है उनको हटा दिया जाएगा। जब आप इतनी सारी चीज़ें हटाओगे तो एक तो आपको वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो होती है पॉलिटिशियन की, वो खतरे के अंदर आ जाएगी। उल्टा जो लोग होंगे उनके
जो लिविंग रिसोर्स होगा वो उनका ख़त्म हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। जब आप पॉलिसी बनाते हो तो सब पूरे लोगों के बारे में हमें समझना पड़ता है, उनकी फीलिंग्स को समझना पड़ता है, फिर हम उनके बारे में समझ के वहाँ पे उस टाइप की पॉलिसी बनाते हैं जो कि उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो और जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए भी वो बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और इंक्लूजन, समावेश। तो सबका समावेश होना चाहिए, सबका इंक्लूजन होना चाहिए जब आप पॉलिसी बनाते हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? अपने इमोशन को समझना, दूसरों के इमोशन को समझना और अपने इमोशन को ढंग से मैनेज करना और दूसरों के भी मैनेज करना। तो इंक्लूजन का मतलब ये है कि आप मान लो किसी पर्टिकुलर कास्ट रिलीजन से बिलोंग करते हो और आप ऐसी पॉलिसी बनाते हो जो एक को फ़ायदा दिला रही है, दूसरे को बाहर निकाल दे रही है, या मतलब आपको किसी के साथ में सहानुभूति नहीं है। जैसे एम्पैथी, जो करेक्टर हमने पीछे बताए थे वही यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। जब आप आंसर लिखोगे तो ये वो पीछे वाले आपको लिखना पड़ेगा कि एम्पैथी एक करेक्टर है इसका, तो आपको फील करना पड़ेगा दूसरे के लिए। जैसे मान लो आप पॉलिसी बना रहे हो यहाँ पे, उस पॉलिसी के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जो हमारे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स वगैरह होंगी वहाँ पे, जो बसेस वगैरह होंगी वहाँ पे सब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी अच्छे से रखेंगे, बुलेट ट्रेन लेके आएंगे। लेकिन वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो मान लो हमारे डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे आप कि यहाँ पे मान लो आपने बोला कि बहुत अच्छी घुमावदार सीढ़ियाँ बना देंगे हम गवर्नमेंट के ऑफिस के लिए, लेकिन आप वहाँ पे ये नहीं सोच रहे कि अगर मान लो कोई व्हील चेयर के ऊपर उसने जाना है पर्सन ने, तो वो यहाँ से कैसे जाएगा। तो आप इंक्लूजन वहाँ पे सब लोगों की फीलिंग समझ के आप इंक्लूजन करोगे, किसी रिलीजन को पीछे नहीं छोड़ोगे, किसी कास्ट को पीछे नहीं छोड़ोगे, कोई पर्टिकुलर सेक्ट है उसको हम बाहर नहीं निकालेंगे, सबके बारे में सोचेंगे ताकि सभी पीपल जो हैं कनेक्टेड फील करें। यही प्रिंसिपल हमारे गुड गवर्नेंस के अंदर काम आ रहे हैं। पीपल जो है कनेक्टेड फील करें कि हमारा भी पार्टिसिपेशन है इसमें, हमारी भी कोई वैल्यू है इसके अंदर, हमें भी अप्रिशिएट किया जा रहा है, हमारे बारे में भी सोचा जा रहा है, हमें सुना जा रहा है, हमारी बातों को भी सुना जा रहा है और हमें अंडरस्टैंड किया जा रहा है लोगों के द्वारा, जो हमारी शासन व्यवस्था है उनके द्वारा सुना जा रहा है। अब ये सब जब चीज़ें होंगी तो लोग उसके अंदर में अपनापन फील करेंगे और ऐसी गवर्नेंस की व्यवस्था जो है काफ़ी आगे तक जाएगी। ठीक है, फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ऑप्टिमिज्म। अब ऑप्टिमिज्म यहाँ पे आशावादी जो विचार होंगे वो कैसे मदद कर सकते हैं। यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस से डायरेक्टली रिलेटेड है ऑप्टिमिज्म। हमारा लार्ज सेक्शन एक कंट्री का जो है पॉवर्टी के अंदर है। जैसे आज़ादी मिलती है हमें, ठीक है, इंडिया को 1947 में आज़ादी मिलती है, तो हमारा काफ़ी बड़ा तबका जो था गरीबी के अंदर धंसा हुआ था। ठीक है, अब वो गरीबी के अंदर हैं, उनके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 साल के अंदर कुछ ऐसा चेंज करके लेके आओ कि वो कंप्लीट तरीके से पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाए कंट्री। बट उनको बिलीव था कि जो हमने गवर्नमेंट इलेक्ट करके रखी हुई है, उनको बिलीव था, ऑप्टिमिज्म था कि ये कुछ करेंगे हमारे लिए। ठीक है, वो फ्यूचर में करेंगे और उन्होंने धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म किया। जब लोगों को ऑप्टिमिज्म होता है तो वो रिवॉल्ट नहीं करते वहाँ पे कि उठ खड़े होते हैं और अपनी सरकार को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम जो है धीरे धीरे, माना अभी हम हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उनको विश्वास होता है गवर्नमेंट के अंदर, ऑप्टिमिज्म दिखाती है गवर्नमेंट उनको कि आप फ्यूचर के अंदर आप कितने अच्छे हो जाओगे। जैसे 2014 के अंदर बोला कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्लोगन बना लोगों के अंदर, क्योंकि कंट्री के अंदर एक लार्ज सेक्शन है जो कि पॉवर्टी के अंदर जी रहा है, जिनको प्रॉब्लम है, किसी ना किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है इंडिया के अंदर, चाहे एक दूसरे से किसी भी तरीके से आप समझ लो। बट उन जब बोला गया कि अच्छे दिन आएंगे तो उनको ऑप्टिमिज्म फीलिंग आई वहाँ पे और लोगों ने वोट दिया, लार्ज सेक्शन ने वोट दिया उनको। इससे पूरे देश में कनेक्शन भी बना। अगर यही मान लो कल को आशावाद खत्म हो जाता है तो क्या करेगी, जो जनता होगी वो गवर्नमेंट को बदल देगी। अगर ये काफ़ी भयंकर तरीके से हो जाता है तो क्या होगा, रिवॉल्ट होगा। ठीक है, जैसे हमारा सोवियत यूनियन के अंदर रिवॉल्ट हुए थे या अदर प्लेसेस के ऊपर इतने सारे रिवॉल्ट हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन रिवोल्यूशन हुआ। वो क्यों हुआ, क्योंकि वो उनको कोई ऑप्टिमिज्म नहीं था जो हमें रूल कर रहा है, वो हमें फ्यूचर के अंदर कुछ से कोई आउटपुट हमें मिलने वाली है, तो उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे लॉ वगैरह पॉलिसी कैसे बनानी चाहिए हमें, कैसे वो लोगों को बोलना चाहिए, वो सब हमने यहाँ पे देखा कि हमें पॉलिसी फॉर्मेशन के टाइम में क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। इंक्लूजन, समावेश करना चाहिए सभी का, आशावादी होना चाहिए। अब ये नहीं उनको बोल देंगे जनता को कि आपका कुछ नहीं होने वाला, एग्रीकल्चर के अंदर बोल देंगे कि एग्रीकल्चर कबाड़ा हो चुका है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, 1 साल के अंदर कुछ नहीं हो सकता, तो लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है। अब देखते हैं इम्प्लीमेंट जब करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने वाली हमारी ब्यूरोक्रेसी, जो एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे पास में, वो जब इम्प्लीमेंट करेगा तो उसको क्यों ज़रूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या ज़रूरत है उसको। या तो एडमिनिस्ट्रेटर, या तो प्रशासक, या कोई ऐसा पर्सन जो कि मैनेज कर रहा है पीपल को। तो मतलब अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर पूछ लिया कि इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या ज़रूरत है, तो आप यहाँ से लिख पाओगे। अब ये जो पीपल है ये क्या कर रहा है,
इसके अंतर्गत लोग आ रहे हैं, इसका स्टाफ आ रहा है जो कि इसके अंतर्गत वर्क कर रहा है। अगर आप पुलिस ऑफिसर हो, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, आपके अंतर्गत स्टाफ आ रहा है जो वर्क करेगा यहाँ पे। जब ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे तो हो सकता है इनको कुछ टाइम आए जब इनको टीम के साथ में काम करना पड़े। ठीक है, क्राइम को रोकने के लिए टीम के साथ काम कर रहे हैं, कोई पॉलिसी बनाने के लिए काम कर रहे हैं, या कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए साथ साथ में मिलकर काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन के अंदर। इस पर्सन को क्या करना है, इनकी कोऑर्डिनेशन को अच्छा बनाए रखना है, और इन पर्सन को भी ज़रूरत है यहाँ पे। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क नहीं है, यहाँ पे इन लोगों को भी इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है एक दूसरे से डील करने में, क्योंकि जहाँ पे पीपल इन्वॉल्व हैं वहाँ पे इमोशन भी इन्वॉल्व होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर और अ पर्सन जो मैनेज कर रहा है पीपल को, तो रिसर्च शो करती है कि मोस्ट सक्सेसफुल पीपल जो कंसिस्टेंटली दूसरों से ज़्यादा परफॉर्मेंस देख रहे थे, मतलब जो उनके पीयर्स थे उनसे अच्छी परफॉर्मेंस लेके आ रहे थे, उनके अंदर पाया गया कि उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा, मतलब दूसरों से ज़्यादा है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का लीडरशिप से एडमिनिस्ट्रेटर के लिए काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। तो जैसे फर्स्ट आता है इसके अंदर लीडरशिप के लिए, तो आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हो, तो उसके अंदर में क्या है, मेन आपकी लीडरशिप होती है। आपके अंतर्गत लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको लीडर की तरह दिखना चाहिए, उनको आपके पास में विजन होना चाहिए। तो डैनियल गोलेमन जो कि जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बुक लिखी है, काफ़ी पॉपुलर बुक है, बिलीव्ड दैट लीडर विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज द की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ह्यूमन बींग आर इमोशनल क्रिएचर। तो ये बोला गया ह्यूमन बींग इमोशनल क्रिएचर हैं। अब ये जो है, अगर आप लीडरशिप अच्छी है तो वो उनसे अच्छा काम करवा सकता है। जैसे अगर पुलिस प्रशासन की बात करेंगे, वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जो पुलिसमैन होते हैं उनको मतलब छुट्टियां वगैरह काफ़ी कम मिलती हैं, उनको पैसे काफ़ी कम मिलते हैं, उनको अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं कई बार सिचुएशन के अंदर में, और कई बार उनके पास में पेट्रोल वगैरह या स्टेशनरी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी ख़राब सिचुएशन में वो वर्क करते हैं। अगर मान लो वहाँ पे डीएसपी आता है कोई, और उनकी वर्किंग कंडीशन के ऊपर उनको कोसने लगता है कि आप बहुत गलत कर रहे हो, जैसा हमने पीछे एग्जांपल भी देखा था, डायरेक्टली कोसने लगे कि आप कैसे कर रहे हो, आपको डिसिप्लिन बनाने लगेगा, तो वो एक शॉर्ट टर्म हो सकता है, थोड़े टाइम के लिए वो वर्क करें और उससे कोई परफॉर्मेंस नहीं देने वाले, ना ही इनकी हैप्पीनेस बढ़ेगी ना ही इस पर्सन की हैप्पीनेस बढ़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो उनको समझेगा। लीडरशिप क्या करेगा, लीडरशिप में इमोशनल इंटेलिजेंस क्या क्या मतलब कि हम उनको समझेंगे, उनके इमोशन को समझेंगे कि एक्चुअल में वो कैसा फील कर रहे हैं, कि एक्चुअल में क्या इनको कोई प्रॉब्लम है। अगर एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है तो वो पर्सन उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तभी उसको लीडर बोलेंगे। अदरवाइज वो तो एक तरीके से उनका बॉस है, उसको वो साइड लाइन कर देंगे। जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो पीठ पीछे कुछ भी बोलेंगे, मुंह पे कुछ और बोलेंगे, और वर्क भी उतने शिद्दत से नहीं करेंगे उसके साथ। तो यहाँ पे बोला गया लीडर्स दे मस्ट हैव एबिलिटी टू नो देयर एम्प्लॉय फीलिंग्स। तो उनको पता होना चाहिए उनके एम्प्लॉय कैसी फीलिंग कर रहे हैं, ये हर वर्क प्लेस के अंदर आ रहा है। और अगर कोई इनको प्रॉब्लम है तो इंटरफेयर भी करना चाहिए वहाँ पे, आपस के अंदर अगर उनका कोई झगड़ा है तो उसके अंदर में भी उनको इंटरफेयर करना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए। उसके अलावा लीडर को अपनी फीलिंग भी संभाल के रखनी चाहिए ताकि वो दूसरों को मैनेज कर सके। अगर अपनी फीलिंग ही मैनेज नहीं होगी तो दूसरों की तो क्या करेगा वो। फिर आता है टीम बिल्डिंग। अब आपको टीम बिल्डिंग की तो काफ़ी ज़रूरत पड़ती है अगर आपने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है या कोई भी सिचुएशन जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं आपके अंतर्गत, तो वहाँ पे टीम बिल्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आपने टीम बिल्ड करनी है तो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है कि पर्सन अपने को जानता है, अपनी स्ट्रेंथ को जानता है, अपनी वीकनेस को जानता है, दूसरों के बारे में अच्छे से देखता है, वो एनालाइज करता है उनको, उनके इमोशन को समझता है, उनकी वीकनेसेस स्ट्रेंथ को समझता है। तो ऐसा पर्सन जो है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझता है, तो उसको पता है मेरी वीकनेस कहाँ है, वहाँ पर वो सहारा लेगा दूसरे लोगों का। एक अच्छी टीम बनाने के लिए ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और एक टीम बनाएगा, अगर उसमें कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो उस कन्फ्लिक्ट को दूर करेगा, सब लोगों के बारे में समझेगा और एक पावरफुल टीम क्रिएट कर सकता है। और इट ऑल्सो हेल्प टू कम्युनिकेट बेटर, दूसरों से कम्युनिकेशन करने के लिए। ये हम चीज़ें पहले देख चुके हैं कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिनसे ये इंक्रीज़ की जा सकती है, या इसके करैक्टर क्या होते हैं। तो वो कम्युनिकेट काफ़ी अच्छे से करेगा और कन्फ्लिक्ट जो है इस सिचुएशन के अंदर काफ़ी कम होंगे। लास्ट आता है हमारे पास में कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो हमारे जो कन्फ्लिक्ट होते हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर, वहाँ पे मोस्टली सिचुएशन में ऐसा देखा गया कि एक पर्सन सोच रहा है मैं करेक्ट हूँ इसके अंदर में, और दूसरा पर्सन सोचता है मैं इसके अंदर करेक्ट हूँ। ना ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करता, ना ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करता। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक दूसरे के इमोशन को समझने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एज अ लीडर आपको भी पता होना चाहिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, कौन सा पर्सन किससे जल रहा है, वो कैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कौन किसको किसके साथ में फिट करना है, तभी आपकी टीम भी बनेगी और कन्फ्लिक्ट जो होंगे वो कम होंगे। व्हेन पीपल अंडरस्टैंड अबाउट देमसेल्फ, जब वो अपने बारे में जानते हैं पीपल, और एक्सेप्ट द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन देम एंड अदर, वो समझते हैं कि हम में थोड़ा डिफरेंस है, हम में भी थोड़ी कमियाँ हो सकती हैं, दूसरों में भी थोड़ी कमियाँ हो सकती हैं, हमारे बीच में डिफरेंस है। अब उसका मतलब ये नहीं हम दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है और मैं सही हूँ, हम सिर्फ अलग हैं।
सिचुएशन को समझने के लिए सिचुएशन के हिसाब से अलग रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें सही गलत की कोई बात नहीं आ रही, हमें समझना चाहिए उसको जैसा वो है। तो इस तरीके से कन्फ्लिक्ट भी काफ़ी कम होंगे उनके बीच में। तो ये हमारे पास में आता है इमोशनल इंटेलिजेंस का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और गवर्नेंस के अंदर क्या रोल है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, 2017 का क्वेश्चन है। फिर आता है एंगर इज़ द हार्मफुल नेगेटिव इमोशन, इट इज़ इंजरियस टू द पर्सन बोथ पर्सनल लाइफ वर्क लाइफ, डिस्कस नेगेटिव इमोशन अनडिज़ायरेबल बिहेवियर कैसा है और उसको मैनेज और कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो ये तो हम देख चुके हैं। हमने एंगर का पता होता है सबको कि एंगर नेगेटिव हार्मफुल इमोशन क्यों है, उसके बारे में देखना है। तो काफ़ी जर्नल सी बात है कि एंगर के बारे में पूछा गया है और इसको बस आपने थोड़ा रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ में या वर्क लाइफ के एग्जांपल के साथ में मिला के इन चीज़ों को डिस्कस करना था। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनके जो आपको आंसर होंगे पूरी थिक्स जब आप स्टडी कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे आंसर बन जाएंगे। अभी भी आंसर लिख सकते हैं, इसको तो बिना पढ़े भी आंसर लिख सकता है कोई, लेकिन जब पूरी थिक्स को पढ़ लेंगे, पूरे मॉरल थिंकर वगैरह सब कुछ पढ़ के आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी और काफ़ी अच्छा आप आंसर लिख पाओगे इसके ऊपर। अदरवाइज ऐसे जर्नली भी आप सोचोगे तो काफ़ी अच्छा आंसर बनेगा इसके ऊपर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ कैन इट बी डेवलप्ड इन पीपल एंड हाउ डज इट हेल्प एन इंडिविजुअल इन टेकिंग इथिकल डिसीजंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, पीपल में कैसे डेवलप कर सकते हैं और ये हेल्प कैसे करती है लोगों के इथिकल डिसीजन लेने के लिए। तो काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है एंड इसके अलावा कई कोर्स वगैरह भी आ जाते हैं जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।